नमस्कार। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है मेरे हमदम मेरे दोस्त। कहानीकार हैं अल्पना मिश्र। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज फिर सुबोधनी को लगा कि उसके पीछे पीछे कोई ऐसे चल रहा है जैसे पीछा कर रहा हो। वह और तेज चलने लगी। रिक्शा नहीं मिल रहा था। सुबह के 10 बजने वाले थे और धूप बहुत तीखी हो गई थी। रिक्शा मिल जाता तो समय से दफ्तर पहुंच जाती, वरना 5-10 मिनट देर हो सकती है। 2-3 ऑटो रिक्शा बगल से गुजरे पर सुबोधनी ने उन्हें नहीं रोका। हाथ रिक्शा और ऑटो रिक्शा के किराए में ज़मीन आसमान का अंतर लगता था उसे। देर हो जाए तो दफ्तर में डांट सही जा सकती है, ऑटो रिक्शे का किराया नहीं सहा जा सकता था। इस समय हाथ रिक्शा की ज़रूरत ज़्यादा थी क्योंकि पीछे कोई चल नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। जब भी वह दफ्तर जाने के लिए पैदल निकलती कोई उसका पीछा करने लगता। इससे वह लगातार भयभीत और परेशान बनी रहती। एक दिन उसने पीछा करने वाले आदमी को रोककर ज़ोर से पूछा कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन यह पूछने के साथ ही वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह आदमी उसका भूतपूर्व पति था। पूर्व पति ने गरज कर कहा, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, आशी को मुझे दे दो, नहीं तो जीना मुहाल कर दूंगा। लेकिन कानून का फैसला तो आपको मानना पड़ेगा। कानून की धमकी मत दे, कसम खाई है मैंने, जब तक बच्ची को तुमसे छीनकर अम्मा की गोद में नहीं डाल देता चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी इस धमकी पर सुबोधनी उखड़ गई। कैसे छीन लोगे? मैं भी देखती हूँ। मेरे पीछे आए तो ठीक नहीं होगा। जाओ यहाँ से जाओ, जीने दो हमें। इस लड़ाई झगड़े में सुबोधनी को देर हो गई। दफ्तर पहुँचते ही हमेशा की तरह सामने की कुर्सी पर बैठे बड़े बाबू दिखे। वो भी दफ्तर में घुसता, वह बड़े बाबू की इस कुर्सी को पार करके ही अपनी जगह तक जा सकता था। कुर्सी उस समय इतनी पर्वताकार लगती कि उसे पार करके अपनी कुर्सी तक पहुंचना दुनिया का सबसे कठिन काम लगता। बड़े बाबू थे भी ऐसे, लंबे चौड़े, खूब चौड़ी चपटी नाक, सिर के सारे बाल गायब। उनका व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का भय पैदा करता था। उसे देखते ही बड़े बाबू चिल्लाए, ये है दफ्तर आने का समय। घड़ी देखिए मैडम, घर बना रखा है ऐसे, जब मन करेगा आएंगी। रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने दूंगा, आधे दिन की छुट्टी लगाइए। बड़े बाबू का चिल्लाना कुछ अलग तरह का चिल्लाना होता। उनकी आवाज़ कौवे की आवाज़ जैसी तीखी, रूखी और नाक से निकलती हुई सी थी। उनके वाक्य के आखिरी में कौवे की काव की तरह हाव या काव जैसा कुछ ध्वनित होता था। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि आधे दिन की छुट्टी लगाइए, तब उसके पीछे लगाइए हाव जैसा ध्वनित हुआ, जो उस किसी को अनिश्चय में डाल देता जो बड़े बाबू को नहीं जानता था। हाव, हा या ना जैसा ध्वनित होता। सुबोधनी को यहाँ कुछ ही दिन हुए थे। वह घबराकर बोली, नहीं सर, सॉरी सर। देखा देखा, महारानी विक्टोरिया 1 घंटा लेट आएंगी और छुट्टी भी नहीं लेंगी। बड़े बाबू पलटकर चीखते हुए गए और उपस्थिति रजिस्टर को झपट कर उठा लाए। नए नए आए लोगों का तरीका तो देखो हाव। बड़े बाबू थोड़ा रुककर फिर बोले, आधे दिन की छुट्टी नहीं लेंगी तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी हाव। इस बार सुबोधनी ने सावधानी से कहा, हाँ आधे दिन की। इसके आगे उसकी हिम्मत नहीं रह गई। आधे दिन की तनख्वाह के जाने की तकलीफ भीतर भीतर सहन कर गई। बड़े बाबू ने रजिस्टर उसकी तरफ फेंक दिया। रजिस्टर धपाक की आवाज़ के साथ मेज पर और सुबोधनी के आधे दिन की तनख्वाह पर एक साथ गिरा। सुबोधनी धीरे धीरे चलकर अपने हिस्से की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी कुर्सी की बगल में गोपाल बाबू की कुर्सी थी। गोपाल बाबू उम्र में उससे बड़े थे, रहे होंगे कोई 40 के करीब, पर वे अपने को 40 के करीब नहीं मानते थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए रह रहकर अपने बाल संवारा करते थे। यह लत उन्हें किशोरावस्था से ही लग गई थी। बात करते करते बीच में कोई रस भरी बात चल निकलने पर हल्का सा लजा जाते थे।
कान लाल हो उठते थे। पर ऐसा नहीं था कि वे रसभरी बातों से बचते थे, बल्कि वे तो कहीं न कहीं से इन्हीं बातों को छेड़ छेड़ कर लजाते हुए आनंद उठाते रहते थे। आंखों में अंजन नहीं लगाते थे, पर आंखें कजरारी लगती थीं। अपने कुल हाव भाव में वे अपनी किशोरावस्था में ठहर गए थे। लोग उन्हें उनके पीठ पीछे गोपाल बाबू न कहकर छैला बाबू कहते थे। वे इस पीठ पीछे वाली बात को जानते थे और सामने कभी छैला शब्द निकल जाने पर लजाते हुए आनंदित होते थे। वही छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू सुबोधनी की कुर्सी की बगल की कुर्सी में धंसे थे। लपक कर पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी थी? अब हो गई देर, क्या करें? सुबोधनी इनसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। अभी 1-2 दिन पहले ही उसने अपने लिए दफ्तर में किसी को कहते सुना था, आदमी ने छोड़ दिया है बेचारी को, जबकि असलियत में तंग आकर उसी ने छोड़ दिया था। ज़्यादा दुखड़ा रोएगी तो अगले दिन से कई जगह उसी का नाम सुनाई पड़ेगा, जैसे कि टीना का नाम बाथरूम की दीवारों तक पर लिखा दिखता है। थक हार कर टीना ने यहाँ से ट्रांसफ़र लिया था, लेकिन आदमी भागकर कहाँ जाएगा? बड़े बाबू तो जल्लाद हैं। छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू ने धीरे से कहा, अपनी परेशानी मुझसे कहिए मैडम, मन की बात कह लेने से मन हल्का हो जाता है। छैला बाबू ने और भी मुलायम स्वर में लजाते हुए कहा। वही रोज की कहानी। सुबोधनी को उनके स्वर का मुलायमपन भला लगा। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है, क्या मतलब होता है इसका? यह कहकर मैं मुस्कुराते रहने वाले अपने स्थायी भाव के साथ और लजाए। उनके कान लाल हो गए और मन आनंदित हो उठा। इस पर सुबोधनी, जो पल भर पहले अपना दुख कह देने को आतुर हो आई थी, चौंक गई। रोज यह आदमी इसी तरह की बातें करता है। इसने यहाँ जीना मुहाल किया है, उसने उधर। वैसे आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, शादी जल्दी हो गई होगी ना? फिर से मुस्कुराते लजाते छैला बाबू ने कहा। सुबोधनी ने इस पर जवाब नहीं दिया। तब छैला बाबू ने और भी धीरे स्वर में कहा, बच्ची तो आपकी माँ के पास रहती है ना? यहाँ रह भी नहीं सकती, है ना? आप डरती हैं, है ना? हैरान मत होइए, एक ही जगह काम करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना फ़र्ज़ है। फिर अकेले तो आपका मन नहीं लगता होगा, है ना? अकेला जीवन भी क्या है, कितना बोर होती होंगी आप। नहीं, आप अपने काम से मतलब रखिए, झल्लाकर सुबोधनी ने कहा और मुंह घुमाकर अपने काम में लग गई। लेकिन छैला बाबू ने बच्ची के दूर रहने के दर्द को खरोच दिया था। वह अपनी 3 साल की बच्ची की कोमल मोहक शरारतों की याद में खोने लगी कि तभी अचानक शर्मा जी कोई कागज़ का बंडल लिए दिए खुद उसकी टेबल के सामने आकर बैठ गए। अब इतनी सी दूरी के लिए चपरासी से क्या कहता? शर्मा जी ने अपने आने का तर्क बिना पूछे ही रख दिया। आज फिर पीछा कर रहा था क्या? शर्मा जी ने कागज़ का बंडल रखने के बाद धीरे से पूछा। रोज़ की बात है। उसके चेहरे की झल्लाहट नहीं छिपी। जिस दिन वह पीछा नहीं करता उस दिन कोई और करता है। क्या पता इनमें से कोई हो या इनका साथी मित्र, उसने मन ही मन सोचा। आपकी भी मुसीबत है मैडम, बहुत सहन करती हैं आप। ईश्वर कष्ट देता है तो उसे सहन करने की ताकत भी देता है, कहकर शर्मा जी ने अपने गले में पहने काले धागे में बंधे शंकर जी के नग वाले लॉकेट को छुआ। दिमाग में टेंशन न रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा, कहकर शर्मा जी ने बड़े दुलार से भरकर उसके हाथ को सहलाना चाहा, लेकिन जी कहकर उसने हाथ हटा लिया। शर्मा जी जब भी सांत्वना से भर उठते तो महिला कर्मचारियों के हाथ सहलाने लगते और द्रवित होने पर पीठ थपथपाते और उससे भी ज़्यादा पिघलने पर सिर से पीठ तक सहलाते हुए हृदय से लगा लेते। यद्यपि वे अपने बुजुर्ग होने की आड़ बराबर बनाए रखते, तब भी उनके हाव भाव में कुछ ऐसा होता जिससे महिला कर्मचारी उनसे दूर भागती। शर्मा जी को ईश्वर पर अगाध आस्था थी, इतनी कि वे तमाम फाइलें ईश्वर के भरोसे रख देते थे। फिर ईश्वर कोई चमत्कार करता और फाइल को खिसकाने का इंतज़ाम हो जाता था। कोई न कोई इतना मजबूर हो जाता और फाइल पर वजन रखने को तैयार हो जाता। जो मजबूर होकर करता उसका ईश्वर पता नहीं कहाँ होता।
इसलिए ईश्वर के सब ठीक कर देने वाली बात पर सुबोधनी को भरोसा नहीं था। अपनी तलाक की लड़ाई में उसने इसे साफ देख लिया था। वह सोकर उठी और रोजाना के अभ्यासवश अपनेपन से अखबार पलटा। अखबार मकान मालिक का होता था, पर जिस तरह वह आता पहले सुबोधनी के दरवाजे पर गिरता, बाद में सीढ़ियों से उतरकर मकान मालिक का लड़का आता और अखबार ले जाता। कभी सुबोधनी उसके आने के पहले ही अखबार सीढ़ी पर रख देती या ऊपर जाकर दे आती, और अखबार देते हुए मकान की एक आध परेशानियां भी कह आती। मकान मालिक को अखबार दे देने के पहले सुबोधनी उसे जल्दी जल्दी खोलकर खबरों के शीर्षक देख लेती और उसी आधार पर दुनिया को जान लेने के अपने भ्रम को बनाए रखती। आज क्या हुआ कि उसने अभ्यासवश अखबार खोला और जल्दी जल्दी खबरों पर नज़र डाल रही थी कि एक खबर ने उसे रोक लिया। वह उसे विस्तार में पढ़ने लग गई और इस तरह अखबार मकान मालिक को दे देने में देर होती चली गई। खबर थी कि अमेरिका में बच्चे की कस्टडी को लेकर हुए झगड़े में पति ने पत्नी को गोली मार दी थी। सुबोधनी इस खबर से भीतर तक दहल गई। यहाँ तो आए दिन की बात है, पति अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट देता है, मिट्टी का तेल डालकर जला देता है, ज़मीन में गाड़ देता है, कमरे में बंद करके पीटता है, खुलेआम पीटता है। खाना पीना कभी भी बंद कर दिया जा सकता है। कभी वह मन ही मन सोचती थी कि तलाक का कानून अच्छा बन गया है, कम से कम औरतें जीवन भर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के लिए मजबूर तो नहीं रहेंगी। लेकिन हकीकत क्या है? तलाक हो जाए तो भी चैन की सांस नहीं मिल सकती। तलाक मतलब ही है जीवन भर की दुश्मनी। इतने में मकान मालिक का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का सीढ़ियों से उतरकर आया और सुबोधनी के हाथ से अखबार छीनकर हमारे घर का न्यूज़पेपर कहता हुआ चला गया। सुबोधनी इस तरह अखबार छीने जाने से आहत हो उठी। मकान मालिक और किराएदार के भेद को वह जानती थी, इसीलिए मुड़कर अपने दरवाजे के भीतर चली गई और अपनी दिनचर्या में लग गई। लेकिन खबर ने उसे चैन न लेने दिया। वह कभी खबर के बारे में सोचती तो कभी विदेशों में औरतों की स्थिति के बारे में, कभी हिंदुस्तान के बारे में सोचती तो कभी अपनी स्थिति के बारे में। रह रहकर बच्चे के बारे में भी सोचती, जो भावी पीढ़ी के रूप में अखबार झपटकर अपनी चीज़ की पहचान करता चला गया था। इसी सब में घबराती घबराती सुबोधनी रिक्शा खोजती दफ्तर के लिए चली जा रही थी कि फिर वो दिखा, वही उसका भूतपूर्व पति। वह तेज चलती, पर वह जितना तेज चलती भूतपूर्व पति भी उतना ही तेज पीछे आता। सज धज के कहाँ चली? आशिकों से मिलने? उसने फिक्रे कसने शुरू किए, फिर अचानक आगे बढ़कर उसकी बाँह पकड़ ली। क्या समझती है तू अपने को? एक तेरी कैसी गत बनाता हूँ। कोर्ट कचहरी करेगी, औलाद छीन लेगी। भूतपूर्व पति का बाँह पकड़ना था कि सुबोधनी भी आपे से बाहर हो गई। तेरी इतनी हिम्मत! उसने चप्पल निकाला और लपकी। आदमी ने पीछे हटते हुए उसकी चोटी पकड़कर खींची। सुबोधनी गिरते गिरते बची। मार पीट गाली गलौज बढ़ गई। लोग इकट्ठा होने लगे। इतने में एक सिपाही न जाने कहाँ से किस दिशा से अवतरित हो गया और झगड़ा छुड़ाकर थाने ले चलने की बात करने लगा। इसी समय ऑटो रिक्शा से बड़े बाबू उधर से गुजरे। अरे अपनी मैडम! उन्होंने इतनी हैरानी और इतने धीरे से कहा कि उनके वाक्य के अंत में निकलने वाली हाव की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। ऑटो उन्होंने रोक लिया और दौड़कर भीड़ के बीच में पहुंच गए। सिपाही ने चलो थाने की गर्जना के साथ भूतपूर्व पति की बाँह पकड़कर खींचा। चलो मैडम, वहीं देखेंगे, उसने औरत से कहा। सुबोधनी की हालत अस्त व्यस्त थी, चेहरा लाल था, आंखें अंगारे बरसा रही थी। तभी बड़े बाबू ने कहा, ऑटो में चलिए, मैं भी साथ चलता हूँ। सुबोधनी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। बेहद शर्मिंदगी की स्थिति से जूझते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, लेकिन सर, दफ्तर के लिए निकला था, फ़ोन कर दूंगा वहाँ। मैं आपके साथ थाने चलता हूँ, बैठिए ऑटो में। बड़े बाबू का आना सुबोधनी को किसी अपने के आने जैसा लगा। पल भर में उसकी अंगारे बरसाती आंखों में बरसाती नदी उमड़ आई। बड़े बाबू सुबोधनी के साथ थाने पहुँचे। वहाँ सारी कार्रवाई में उन्होंने बड़े अपनेपन से सुबोधनी का साथ दिया। अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सुबोधनी को एक शिकायती पत्र लिखने की सलाह भी दी। सुबोधनी को यह सलाह ठीक लगी। उसने शिकायती पत्र लिखकर FIR दर्ज करवाया
सुबोधनी के मन में बड़े बाबू की पुरानी छवि टूट रही थी। वे एक सहृदय सहयोगी व्यक्ति की तरह सामने खड़े थे। उसने भावुक होकर सोचा, बड़े बाबू का दिल और ही तरह का है। फिर दोनों साथ दफ्तर आए। बड़े बाबू ने ऐसा दिखाया जैसे वे सुबोधनी को संभालते हुए साथ लेकर दफ्तर पहुंचे हों। सुबोधनी को यह अच्छा नहीं लगा। यही पूरे दफ्तर के सामने उनका ऐसा दिखावा, लेकिन कृतज्ञतावश उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। बड़े बाबू ताड़ गए। भावुक आदमी कमज़ोर हो जाता है। वे विजेता भाव से मन ही मन मुस्कुराए और ऊपर ऊपर से गंभीरता दिखाने लगे, लेकिन उनका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल गया था और आंखों में एक अनोखी ज्योति दिपदिपा रही थी। आप यहीं ठहरिए। उन्होंने दफ्तर में घुसते ही सुबोधनी के लिए अपनी कुर्सी के पास कुर्सी लगवाई। जरा भाग कर चाय ले आओ, मैडम थकी हैं। उन्होंने चपरासी को तत्काल दौड़ाया। दफ्तर में सबकी नज़रें उन पर थीं। कुछ लोग उठकर पास चले आए थे। सबको बड़े बाबू के देर से आने का कारण पहले से पता था। बड़े बाबू ने फ़ोन कर कहा था कि मैडम को उनकी मदद की दरकार है। कोई मदद मांगे तो वे ना नहीं कर सकते। इतने भी पत्थर नहीं हैं। मैडम तो अपने यहाँ की ठहरी, इसी चक्कर में थाने में फंसे पड़े हैं। अब चाहे सारा दिन ही स्वाहा क्यों ना करना पड़े। यह कहकर बड़े बाबू ने फ़ोन रख दिया था। फ़ोन पर आंख नहीं मारी थी, लेकिन सूचना लेने वाले क्लर्क को ऐसा आभास हुआ था कि उन्होंने आंख मारी है। इसीलिए उसने आभासी सत्य को असली सत्य की तरह अपने अगल बगल बांटा था। बात में बिजली की करंट जैसा दम था। कई लोग जल भुन गए कि ऐसे मौके पर वे क्यों न उस राह से गुजरे। मौका गंवा देने का गम छैला बाबू उर्फ गोपाल बाबू को भी था और शर्मा जी को भी। छैला बाबू ने तो मैं होता तो यह करता कहकर कुछ हद तक अपना गम जमाने को सुना दिया था, पर शर्मा जी दबा ले गए थे। इसीलिए बड़े बाबू के साथ सुबोधनी के दफ्तर में घुसते ही सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। जो लोग बड़े बाबू के इर्द गिर्द पहुंच गए थे, उन्हें सीधे सीधे संबोधित करके और बाकियों को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके बड़े बाबू ने वाकये को संक्षिप्त में सुनाया। उस पूरे वाकये में मौकाए वारदात पहुंचकर हालात को काबू में कर लेने वाले हीरो वे खुद थे। बड़े बाबू आज बहुत समय पर आ गए। पहले तो सुबोधनी ने बड़ी कृतज्ञता और अपनेपन से कहा, लेकिन बड़े बाबू जिस तरह से वर्णन करते और बीच बीच में कहते, पूछिए इनसे, उससे सुबोधनी एहसान के बोझ से दब उठती और बड़े बाबू की दया मूर्ति और पर्वताकार हो उठती। सुबोधनी और ज़्यादा बेबस। मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया है, बस कलीग होने का फ़र्ज़ निभाया है। चाय लीजिए मैडम। बड़े बाबू ने अपने हाथ से चाय उन्हें पकड़ाया। उन्हें प्रेमपूर्वक निहार कर बड़े बाबू ने पुलकित भाव से कहा, आज की इनकी आधी छुट्टी मत लगाइए। बड़ी परेशानी में है मैडम। अब क्यों परेशान है मैडम? अरे छोड़िए, परेशानी लाद कर घूमने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना आपके साथ। कहीं कोई दिक्कत हुई थाने में? पूछिए इनसे। कल फिर चलिएगा मेरे साथ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ ही आए जाएं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छू सके। अब से इनकी कुर्सी भी मेरे ही पास लगवाइए। बड़े बाबू कभी दफ्तर को, कभी सुबोधनी को संबोधित करते। वे अभिभावक, प्रेमी, मालिक, बॉस की मिलीजुली बहुत सी भावनाओं के साथ कहे जा रहे थे जब सुबोधनी उनके पास की कुर्सी से उठकर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। आज की आधे दिन की छुट्टी लगा दी है सर। उसने वहीं से बड़े बाबू सहित दफ्तर को सुनाया और अपनी मेज पर इकट्ठा हुए काम को देखने लगी। अरे जब मैं साथ था तब काहे के आधे दिन की? आज का माफ़। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। बड़े बाबू कहते रहे, वह नहीं उठी। बड़े बाबू का दिल भी। तो ये थी कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।